अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। माय नेम इज़ हिना शौकत एंड आई एम योर केमिस्ट्री टीचर। आज के इस लेक्चर में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारे इस चैप्टर केमिकल रिएक्टिविटी का सेकंड पार्ट विच इज़ टॉपिक 8.2 अबाउट नॉन मेटल्स। जैसे मेटल्स हमारी लाइफ में इंपॉर्टेंट हैं, वैसे ही नॉन मेटल्स की भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। और जैसे हमने मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज़, केमिकल प्रॉपर्टीज़, रिएक्टिविटीज़ और यूजेस हर चीज़ को डिटेल से समझा था, इसी तरह अब हमें नॉन मेटल्स के लिए भी सारा कुछ डिटेल में डिस्कस करना है। और स्पेसिफिकली आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे इसका इंट्रोडक्शन, इसकी डेफिनेशन, फॉर्मेशन ऑफ आयन और आखिर ये जो इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर है या फिर नॉन मेटालिक कैरेक्टर है, ये किन किन चीज़ों पे डिपेंड करता है। और साथ ही साथ ये भी देखेंगे कि इनकी पीरियोडिक टेबल में पोजीशन क्या है। सो स्टूडेंट्स, हमने अपने प्रीवियस लेक्चर्स में वाइंड अप किया है हमारा टॉपिक नंबर 8.1 विच वॉज रिलेटेड टू मेटल्स। हमने डिटेल में मेटल्स को स्टडी किया है और साथ ही साथ उसकी प्रॉपर्टीज़ और उनके यूजेस और उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस को कैसे आंसर करना है उसकी भी डिटेल डिस्कस की है। आज के इस लेक्चर में हमने स्टार्ट करना है सेकेंड हाफ ऑफ दिस चैप्टर विच इज़ टॉपिक 8.2 नॉन मेटल्स। हम हमारे जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको दो मेजर ग्रुप्स में कैटेगराइज करते हैं, मेटल्स और नॉन मेटल्स। और अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं डिस्कशन रिलेटेड टू नॉन मेटल्स। सबसे पहले देखते हैं कि आखिर ये नॉन मेटल्स होते क्या हैं और किन एलिमेंट्स को हम नॉन मेटल्स कह सकते हैं। नॉन मेटल्स दे फॉर्म नेगेटिव आयंस बाय गेनिंग इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि वो एलिमेंट्स यूजुअली जो कि नेगेटिव आयंस बनाएंगे बाय गेनिंग इलेक्ट्रॉन्स, उन्हें हम कहेंगे नॉन मेटल्स। और नेगेटिव आयन को कहा जाता है एन आयन भी। जैसे हमने देखा था कि मेटल्स अपने इलेक्ट्रॉन्स को लूज करती हैं और कैटाइंस बनाती हैं जो कि हैं पॉजिटिवली चार्ज्ड आयंस। तो नॉन मेटल्स उससे ऑपोजिट होने वाले हैं। सो नॉन मेटल्स गेन करेंगे इलेक्ट्रॉन और ये बनाएंगे एन आयंस। नाउ इन दिस वे नॉन मेटल्स दे आर इलेक्ट्रोनेगेटिव, चूँकि इनमें टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन गेन करने की, तो इन्हें हम कहेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिव। सो नॉन मेटल्स आर इलेक्ट्रोनेगेटिव इन नेचर और ये बनाएंगी ऑक्साइड्स और उन ऑक्साइड्स की नेचर होगी एसिडिक। जैसे हमने देखा था कि मेटल्स इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन बनाती हैं कंपाउंड्स जिन्हें हम कहते हैं ऑक्साइड्स, लेकिन वो ऑक्साइड्स होते हैं बेसिक। इन केस ऑफ नॉन मेटल्स फॉर्मिंग ऑक्साइड्स, ये होंगे एसिडिक ऑक्साइड्स। और हमें पता कैसे चलेगा कि ऑक्साइड एसिडिक है या बेसिक? उसके लिए एक टेस्ट होता है विच इज़ लिटमस पेपर टेस्ट। इसको लिटमस टेस्ट भी कहा जाता है। लिटमस पेपर दो डिफरेंट कलर्स में आता है, ब्लू कलर एंड रेड कलर। अगर रेड कलर ब्लू में टर्न हो जाए सो इसका मतलब है कि जो भी चीज़ है जिसमें आपने उस लिटमस पेपर को डिप किया था वो होगी बेसिक। और अगर ब्लू रेड में शिफ्ट हो जाए, ब्लू का कलर चेंज होकर रेड हो जाए, तो हम कहेंगे कि वो चीज़ है एसिडिक। यानी कि ये बनाएंगे ऐसे कंपाउंड्स जो होंगे एसिडिक ऑक्साइड्स। और हमें कैसे पता चलेगा? बिकॉज दे आर गोइंग टू टर्न लिटमस पेपर इनटू रेड कलर। नाउ अब बात करते हैं इनकी वैलेंसी की। हमने देखा था कि मेटल्स की वैलेंसी होती है 1 या फिर 2 और एक्सट्रीम केसेस में 3 भी हो सकती है। और ये डिपेंड करती है कि कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक मेटल लूज कर सकती है, और वो डिपेंड करता है कि कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आउटर मोस्ट शेल में प्रेजेंट है। अगर बात करें हम नॉन मेटल्स की वैलेंसी की, so the valency of non-metals, it depends upon the number of electrons accepted by them. एक एलिमेंट कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी रखता है, उसका एक एटम कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी रखता है, वो होगी उसकी वैलेंसी। और आपको याद रहे कि हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेन या लूज क्यों करने होते हैं? क्योंकि एटम्स को चाहिए स्टेबिलिटी, और वो चाहते हैं या तो वो डुप्लेट रूल को फॉलो करें, वो होगा ओनली इन केस ऑफ दोज एलिमेंट्स जिनका है सिर्फ और सिर्फ एक ही शेल, और दूसरी ऑप्शन है ऑक्टेट रूल, यानी कि उनके लास्ट शेल में, आउटर मोस्ट शेल में दे मस्ट बी मिनिमम 8 इलेक्ट्रॉन्स। अगर 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो वो स्टेबल होगा, और उन 8 इलेक्ट्रॉन्स को मेंटेन करने के लिए एलिमेंट्स इलेक्ट्रॉन्स लूज भी करते हैं और गेन भी करते हैं। इन केस ऑफ नॉन मेटल्स वो इलेक्ट्रॉन्स गेन करती हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें क्लोरीन की, क्लोरीन एक गैस है, एक पॉइजनस गैस है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नॉन मेटल है, बहुत से कंपाउंड्स में यूज़ होता है। सोडियम क्लोराइड में ही आपको क्लोरीन मिल जाएगी, उसका फॉर्मूला NaCl है। सो Cl ओवर हेयर स्टैंड्स फॉर क्लोरीन। सो वैलेंसी ऑफ क्लोरीन एटम इज 1। अब कैसे पता चला 1? बिकॉज इट एक्सेप्ट्स ओनली 1 इलेक्ट्रॉन इन इट्स आउटर मोस्ट शेल।
अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ क्लोरीन की तरफ देखें, सो देयर आर टोटल 17 इलेक्ट्रॉन्स इन वन एटम ऑफ क्लोरीन। सो 17 इलेक्ट्रॉन्स का मतलब है 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे पहले शेल में और 8 इलेक्ट्रॉन आएंगे दूसरे शेल में, और थर्ड शेल में आएंगे 7 इलेक्ट्रॉन्स। सो अगर 7 इलेक्ट्रॉन्स आर ऑलरेडी प्रेजेंट इन थर्ड शेल, तो इसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए मजीद कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए? यकीनन सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो चूंकि क्लोरीन टेंडेंसी रखता है एक इलेक्ट्रॉन गेन करने की, तो हम कहेंगे उसकी वैलेंसी है 1। और क्लोरीन के इलेक्ट्रॉन गेन करने से जो आयन बनेगा, जो कि चार्ज पार्टिकल है, हम इसे मजीद एटम नहीं कह सकते, उस आयन को हम कहेंगे एन आयन, बिकॉज इट इज़ ए नेगेटिवली चार्ज्ड आयन। और इसको हम एक इक्वेशन की फॉर्म से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फॉर्मेशन ऑफ क्लोराइड आयन को यू विल राइट Cl प्लस 1 इलेक्ट्रॉन। ये 1 इलेक्ट्रॉन E के ऊपर माइनस का साइन शो करता है कि ये इलेक्ट्रॉन है, और जब ये 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो फॉरवर्ड एरो एंड इट विल बी टर्न्ड इनटू Cl माइनस। Cl माइनस शो करता है कि इसके ऊपर वैलेंसी 1 है, जहाँ पे कुछ नहीं होगा साइन के साथ, उसका मतलब 1 होगा। और अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता तो फिर हमें माइनस के साथ 2 लिखना पड़ता। लेकिन चूंकि क्लोरीन की टेंडेंसी ही सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन गेन करने की है, तो वहाँ पे सिर्फ आप माइनस का साइन पे लगा सकते हैं। आप अपनी आसानी के लिए एग्जाम में यहाँ -1 भी लिख सकते हैं, ये गलती नहीं तस्वुर की जाएगी। ये तो हुई बात एक ऐसे नॉन मेटल की, एक ऐसे एलिमेंट की जिसकी वैलेंसी थी 1। एक और मिसाल डिस्कस करते हैं। फॉर एग्जाम्पल ऑक्सीजन। ऑक्सीजन इज ऑल्सो वेरी कॉमन एक्टिव गैस इन द एयर, बर्निंग में काम आती है। हम सांस ऑक्सीजन से लेते हैं। ऑक्सीजन बहुत से केमिकल रिएक्शंस में पार्ट कर लेती है। सो ऑक्सीजन एटम कैन एक्सेप्ट 2 इलेक्ट्रॉन्स एंड देयरफॉर इट्स वैलेंसी इज 2। और स्टोरी इसके पीछे वही होगी कि इसके आउटर मोस्ट शेल में होंगे 6 इलेक्ट्रॉन्स, तो उसे ऑक्टेट रूल कंप्लीट करने के लिए चाहिए होंगे 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो वो 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन करेगा तो उसके ऊपर चार्ज आएगा -2। यस, you can show this formation of oxygen ion with this equation that O would stand for oxygen atom plus 2 electrons, E minus is the symbol for electrons. Then you're going to draw one forward arrow और फिर आप शो करेंगे ऑक्सीजन का आयन। और जब 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन करने से ऑक्सीजन का आयन बनेगा, so it would be O minus 2। इसको 2 माइनस भी लिख सकते हैं, दोनों गलत नहीं होंगे। नाउ ये तो हुई बात फॉर्मेशन ऑफ आयंस की तरफ। हमने देखा था कि नॉन मेटल्स वो होंगी जो नेगेटिवली चार्ज्ड आयंस बना देंगी और इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेंगी। अब देखते हैं कि ये नॉन मेटालिक कैरेक्टर डिपेंड किस चीज़ पे कर रहा है। हमें कैसे पता चलेगा कि कोई चीज़ कितनी ज़्यादा नॉन मेटालिक है या कितनी कम नॉन मेटालिक है? अब मेटालिक कैरेक्टर हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं इस चैप्टर के फर्स्ट पार्ट में, और हम जानते हैं कि कैरेक्टर को स्टडी करना कितना इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए। और उसकी इंपॉर्टेंस ये है कि अगर आप किसी तरह इसके ग्रुप्स या पीरियड्स में ट्रेंड्स को लर्न कर लेते हैं, तो सारी की सारी एलिमेंट्स, सारी की सारी मेटल्स हों या नॉन मेटल्स हों, आप उनकी प्रॉपर्टीज़ को प्रिडिक्ट भी कर सकते हैं। सो द नॉन मेटालिक कैरेक्टर डिपेंड्स ऑन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द एटम्स। मैं यहाँ आपको याद करा दूँ कि मेटल्स के लिए जो मेटालिक कैरेक्टर था वो 2 चीज़ों पर डिपेंड करता था। वो थी उसकी इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी और आयोनाइजेशन एनर्जी, और ये बिल्कुल उसके ऑपोजिट होंगे, और ये डिपेंड करेगा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे। हमने इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को हमारे चैप्टर नंबर 3 में डिटेल में डिस्कस किया है। हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज़ द अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज़ रिलीज्ड व्हेन 1 इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू द आउटर मोस्ट शेल ऑफ ए स्पेसिफिक एटम। किसी एटम के आउटर मोस्ट शेल में जब इलेक्ट्रॉन ऐड होता है तो जो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज़ होती है, क्योंकि एटम स्टेबिलिटी की तरफ आता है, तो जो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज़ होती है उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज़ बेसिकली टेलिंग यू द नेगेटिव कैरेक्टर, कि कितना ज़्यादा नेगेटिव चार्ज आने का पोटेंशियल है एक पर्टिकुलर एलिमेंट का, वो बताएगी उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को हम एक और टर्म में भी डिफाइन करते हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बेसिकली वो पावर बताएगी जिससे एक एलिमेंट एक शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। और जब किसी एलिमेंट की ये टेंडेंसी है कि वो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, इसका मतलब उसकी टेंडेंसी ये है कि वो नेगेटिव चार्ज अपने ऊपर ला रहा है। सो अगर कोई चीज़ नेगेटिवली चार्ज्ड बनेगी तो वो होती है नॉन मेटल। तो जितनी ज़्यादा कोई चीज़ हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होगी उतना ही उसका नॉन मेटालिक कैरेक्टर भी ज़्यादा होगा। स्मॉल साइज्ड एलिमेंट्स हैविंग हाई न्यूक्लियर चार्ज आर हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव इन नेचर, यानी कि
साइज छोटा होगा अगर किसी एटम का, किसी एलिमेंट के किसी एटम का साइज छोटा होगा और न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होगा। तो न्यूक्लियर चार्ज बेसिकली अट्रैक्ट करता है नेगेटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रॉन्स को। न्यूक्लियस के अंदर होते हैं प्रोटॉन्स विच आर पॉजिटिवली चार्ज्ड, उन्होंने अट्रैक्ट करना होता है नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स को जो कि हैं इलेक्ट्रॉन्स। जब हम कह रहे हैं कि नॉन मेटल्स ने इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करना है, सो इसका मतलब कि इलेक्ट्रॉन ऐड होना है। अब इलेक्ट्रॉन का ऐड होना तभी ज़्यादा आसान होगा जब न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होगा। न्यूक्लियर चार्ज अट्रैक्ट करेगा उस इलेक्ट्रॉन्स को और आसान बना देगा उसका आउटरमोस्ट शेल में एडजस्ट होना, और हम कहेंगे कि वो चीज़ है इलेक्ट्रोनेगेटिव इन नेचर, क्योंकि उसका न्यूक्लियस अट्रैक्ट कर सकता है इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ, और जितना साइज छोटा होगा उतना न्यूक्लियस और आउटरमोस्ट शेल में डिस्टेंस कम होगा। सो अट्रैक्शन फोर्स की, न्यूक्लियर फोर्स की, वुड बी फेल्ट बाय द इलेक्ट्रॉन्स इन ग्रेटर क्वांटिटी। अगर इसके दूसरे रुख की बात करें जो कि है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, सो द हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वो किस चीज़ की होगी? हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी स्मॉल साइज्ड एटम्स की होगी, क्योंकि स्मॉल साइज एटम से न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होने की वजह से न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विच इज़ फेल्ट बाय द वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स वो ज़्यादा हो जाएगी, और बाहर से भी अगर कोई इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल में आएगा तो वो आसानी से आ सकेगा। सो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी स्मॉल साइज वाले एटम्स की होगी हाई। सो देयरफॉर अगर कोई चीज़ हाईली इलेक्ट्रॉन एफिनिटी रखती है, हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी रखती है, सो इसका ये मतलब है कि इट इज़ गोइंग टू पोजेस मोर नॉन मेटालिक करेक्टर, उसका नॉन मेटालिक करेक्टर उतना ही ज़्यादा होगा। सो हेंस वी कैन से दैट नॉन मेटालिक करेक्टर डिक्रीजेज इन अ ग्रुप डाउनवर्ड्स एंड इंक्रीजेज इन अ पीरियड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट अप टू हेलोजन। अब ये तो एक ही लाइन में, एक ही सेंटेंस में मैंने आपके सामने सारे के सारे ट्रेंड्स को एक्सप्लेन कर दिया। चलिए इसको अलग अलग समझते हैं। पहले समझते हैं हम इस ट्रेंड को अलोंग दी ग्रुप। हम जानते हैं कि जब भी हमने अलोंग दी ग्रुप ट्रेंड स्टडी करना है, सो वी विल स्टडी फ्रॉम टॉप टू बॉटम। सो नॉन मेटालिक करेक्टर फ्रॉम टॉप टू बॉटम होता है डिक्रीज, और वो डिक्रीज इसलिए होता है क्योंकि टॉप टू बॉटम साइज होता रहता है इंक्रीज। अगर साइज इंक्रीज हो रहा है, सो न्यूक्लियस की फोर्स, न्यूक्लियर फोर्स फॉर द इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन आउटरमोस्ट शेल, सो ये शो करता है कि नॉन मेटालिक करेक्टर जो होगा वो भी डिक्रीज होता रहेगा। अगर आप बात करते हैं पीरियड की, तो पीरियड में फ्रॉम लेफ्ट टू राइट होता क्या है कि नो न्यू शेल्स आर एडेड, नए शेल तो ऐड नहीं होते, लेकिन न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता जाता है। न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता जाता है और एटॉमिक साइज श्रिंक होता जाता है, वो कम होता जाता है। इसलिए अलोंग दी पीरियड जो इलेक्ट्रोनेगेटिव करेक्टर है वो इंक्रीज करेगा। और फ्लोरीन इज द मोस्ट नॉन मेटालिक एलिमेंट, सबसे ज़्यादा जो नॉन मेटालिक करेक्टर पाया जाता है वो फ्लोरीन में पाया जाता है। अगर हम नॉन मेटालिक करेक्टर को टोटली बेस कर दें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे, तो फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू सब एलिमेंट्स में से सबसे ज़्यादा है, विच इज़ 4, और ये 4 पॉलिंग स्केल के अकॉर्डिंग है। पॉलिंग एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यूज़ के लिए एक स्केल बनाया और उसमें सबसे ज़्यादा वैल्यू दे दी फ्लोरीन को, और फिर उससे कंपेयर करके बाकी के एलिमेंट्स को उसने दिए नंबर्स टू रिप्रेजेंट देयर इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज़। अब ये तो हमने बात की कि आखिर नॉन मेटल्स बनती कैसे हैं, साथ ही साथ हमने ये देखा कि नॉन मेटल्स कौन सी तरह के आयंस बनाती हैं, और ये देखा कि ये डिपेंड किस चीज़ पे करती हैं। उसमें हमें पता चला कि नॉन मेटालिक करेक्टर जो है वो डिपेंड करेगा किसी चीज़ की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पे, और साथ ही साथ उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे भी। और सबसे ज़्यादा हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जो है वो है फ्लोरीन, क्योंकि उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है 4। अब देखते हैं कि आखिर इसकी पीरियोडिक टेबल में लोकेशन क्या है। पीरियोडिक टेबल में लोकेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर मेटल्स, नॉन मेटल्स। मेटल्स बहुत ज़्यादा तादाद में हैं, इसीलिए आपको ज़्यादातर पीरियोडिक टेबल में मेटल्स ही नज़र आएंगी। नॉन मेटल्स का नंबर कुछ कम है, जी हाँ, इसका नंबर कुछ कम है। सो नॉन मेटल्स के हम एग्जैक्ट एलिमेंट्स को याद भी कर सकते हैं, और ये आपको याद ही करने हैं। अगर आप पीरियोडिक टेबल के राइट साइड पे नज़र डालें तो वहाँ आपको एक स्टेयरकेस की फॉर्म में एक सेपरेशन होती दिखाई देगी, वो शो करेगी कि यहाँ से नॉन मेटल स्टार्ट हो रही हैं। नॉन मेटल्स रेंज करती हैं फ्रॉम ग्रुप नंबर 14 टिल ग्रुप नंबर 18।
ग्रुप नंबर 14 में जो नॉन मेटल प्रेजेंट है इट इज़ कार्बन, और ग्रुप नंबर 15 में हमारे पास है नाइट्रोजन और फॉस्फोरस। ग्रुप नंबर 16 में है ऑक्सीजन, सल्फर और सेलेनियम। और ग्रुप नंबर 17 की बात करें तो ग्रुप नंबर 17 तो सारे का सारा ही नॉन मेटल कैरेक्टर में आता है एक्सेप्ट द लास्ट वन। और फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन ये हैं नॉन मेटल्स, और ग्रुप 17 के एलिमेंट्स को हम हेलोजेंस भी कहते हैं। ग्रुप 18 starts with helium and it ends on xenon over here. So helium, neon, argon, krypton, xenon. इसमें एक और गैस भी आती है which is radon. It is in period number 6, लेकिन वो radioactive है, हम उसको काउंट नहीं करेंगे. So over here helium, neon, argon, xenon and krypton, these are also non-metals. मगर ये एक अलग ही तरह की non-metals हैं. ये non-metals किसी भी चीज़ के साथ रिएक्ट नहीं करती because they are having their outermost shell completely filled. इनका बाहर का शेल पूरे का पूरा कंप्लीट होता है, ये ऑक्टेट और डुप्लेट रूल को ऑलरेडी फॉलो कर रही होती हैं, सो इसमें मज़ीद इलेक्ट्रॉन ऐड या रिमूव नहीं होता। आपको याद करने हैं ये सारे के सारे एलिमेंट्स जो कि नॉन मेटल्स में। हेलोजेंस का ग्रुप बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब भी हम फिजिकल या केमिकल प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करेंगे सो उसमें आप हमेशा हेलोजेंस को एज एन एग्जाम्पल डिस्कस कर रहे होंगे। सो ये शो करता है कि इसको लर्न करना कितना ज़रूरी है। और ग्रुप नंबर 14 में सिर्फ और सिर्फ कार्बन ही नॉन मेटल है। और मैं आपको एक बात बता दूं कि कार्बन एक बहुत ही यूनिक नॉन मेटल है तो नॉन मेटल, लेकिन इसमें एक मेटल्स की थोड़ी सी कैरेक्टरिस्टिक पाई जाती है। जी हाँ, कार्बन इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करती है जबकि बाकी नहीं करते। जब हम फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को डिटेल में स्टडी करेंगे तब हम इंडिविजुअली इन सारी नॉन मेटल्स की एक्सेप्शंस को भी डिस्कस करेंगे। सो स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हमने स्टार्ट की है हमारी डिस्कशन रिलेटेड टू 8.2। दिस वाज जस्ट द बिगिनिंग। हमने अभी सिर्फ नॉन मेटल्स का इंट्रोडक्शन समझा है। हमने देखा है कि नॉन मेटल्स क्या होती हैं, उनकी डेफिनेशन क्या है और फॉर्मेशन ऑफ एनाइन कैसे होती है, यानी कि नेगेटिव आइन कैसे बनता है। और साथ ही साथ ये भी देखा कि नॉन मेटालिक कैरेक्टर किन किन चीज़ों पर डिपेंड करता है और उनकी पीरियोडिक टेबल में ट्रेंड्स क्या हैं और नॉन मेटल्स की पीरियोडिक टेबल में लोकेशन क्या है। अब आपको क्या करना है, आपको सारी की सारी नॉन मेटल्स के नाम याद करने हैं। जी हाँ, दीज नेम्स आर वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि हमारे आने वाले लेक्चर्स में ये नाम बार बार इस्तेमाल होंगे। तो अगर आपको इन नॉन मेटल्स के नाम और इनके ग्रुप्स की लोकेशन का पता होगा तो अगली मंजिलों में इन्हें सॉल्व करना और इन्हें यूज़ करना बहुत ही आसान हो जाएगा। सो सी यू ऑल इन नेक्स्ट लेक्चर। अंटिल देन, अल्लाह हाफिज़।